Hello my friends, welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your Matavir and I'm here with a very important session. जी हाँ दोस्तों, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इन्फ्लेशन टारगेट दिया है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं और उसको कंप्लीट डिकोड करेंगे फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं जो शायद लगे कि यार मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम लुकिंग एट दिस लेवल ऑफ कंटेंट, है ना। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और ये रहा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का QR कोड। इसको स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहां आपको मेरे सेशंस की PDF, मोर ओवर आपको वीडियो के अपडेट जो है वो मिलते रहेंगे, तो जल्दी से आप इसको ज्वाइन कर लो। एंड दोस्तों, अगर आप एक जेन्युइन गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट है तो आपके पास अड्डा 24/7 ऐप होना मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ आपको बहुत सारा कंटेंट रिलेटेड टू ऑल द डिफरेंट एग्जामिनेशन जो है हम प्रोवाइड करते रहते हैं, चाहे वो PDFs हो, क्विजेस हो, टेस्ट सीरीज हो, ऑल इंडिया मॉक्स हो, है ना। तो ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, QR कोड आपके सामने स्कैन करके डाउनलोड कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आते हैं न्यूज़ पे। तो न्यूज़ क्या है, पहले न्यूज़ को डिकोड करते हैं ना। द हिंदू की न्यूज़ अगर हम देखेंगे तो गवर्नमेंट आस्क RBI to target retail inflation at 4% till March 2031। तो सर यही तो था, इसमें ऐसा क्या है जो हमें नहीं पता था, है ना। ये आप लोगों के मन में आया होगा कि इन्फ्लेशन टारगेट जो था वो 4 ± 2%, वही टारगेट अब यहाँ पे 2031 तक जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये सिर्फ इतना ही न्यूज नहीं है, इसको हम कंप्लीटली डिकोड करेंगे, हर एस्पेक्ट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, है ना। इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो फर्दर आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट आप लोगों को देता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पे मेरा RBI मंत्रा का बैच आ चुका है, जिसमें आपको RBI वेबसाइट की कंप्लीट कवरेज मिलती है। एंड जो बैच है ये 2 सब्सक्रिप्शन मॉडल में है। एक है 6 मंथ सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको वीडियोस, कंटेंट वगैरह सब कुछ मिलेगा, बैंकिंग एंड फाइनेंस, करंट अफेयर फॉर 6 मंथ्स, एंड द अदर इज फॉर 15 मंथ्स। तो अगर आपका एग्जाम इन द नेक्स्ट 6 मंथ है तो 6 मंथ्स में आप एनरोल कर सकते हो। और अगर आप लंबी प्रिपरेशन कर रहे हो, मे बी यू आर टारगेटिंग फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशंस, तो फिर आप 15 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी एनरोल कर सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसिंग है। कोड यूज कर सकते हो Y581, और ऐप के थ्रू अगर आप देखोगे जो डिस्काउंट 79% है, ये जो है ये 80% हो जाएगा। बाकी हमारे जो बाकी बैचेस हैं वो आपको दिख जाएंगे, महापैक प्लस, RBI के जो भी बैचेस हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके अपने पसंदीदा कोर्स में एनरोल कर सकते हो। आते हैं न्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम RBI एक्ट के अंदर बात करें तो लीगल प्रोविजनिंग क्या है जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने टारगेट दिया है। तो द लीगल प्रोविजनिंग इज सेक्शन 45ZA ऑफ RBI एक्ट। इस प्रोविजन के अंदर जो है ये प्रोविजन कहीं ना कहीं पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो RBI को टारगेट देगा रिलेटेड टू इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन को जो हमें टारगेट करना है वो कितना करना है, और RBI उस टारगेट के अराउंड जो है इन्फ्लेशन को मैनेज करने की कोशिश करेगा, है ना। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में लेके चलता हूं। सन 2016 में उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो इंट्रोड्यूस की गई एक एज इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क टू मैनेज द इन्फ्लेशन। तो एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन भी है दोस्तों कि 2016 में जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आई तो उससे पहले कैसे इन्फ्लेशन को मैनेज किया जाता था, उसका क्या मैकेनिज्म था, थोड़ा सा उसके बारे में जरूर जानिएगा, है ना। तो आते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यहां पे फॉर्म हुई। उनको क्या होता है कि इस सेक्शन के थ्रू जो है हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द RBI की MPC को एक टारगेट देती है जो कि अभी के लिए 4 ± 2% है। अभी जो टारगेट होता था कि आपको इन्फ्लेशन को इस रेंज में रखने की कोशिश करनी है, इस रेंज में रखना है ना। एंड दिस टारगेट इज बीइंग गिवन फॉर 5 इयर्स। तो यानी कि पहला टारगेट जब MPC कमेटी बनी तो 2016 से 2021 तक का था। दूसरा टारगेट, इसी टारगेट को फिर फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया 2021 से 2026 तक। और अब आपको पता है कि अब 2026 से लेकर 2021 तक सेम टारगेट को यहां पे कंटिन्यू किया गया है ना। बहुत सारे बच्चों को यह भी इंफॉर्मेशन पता होगी, है ना। तो दिस इज नॉट द न्यू थिंग, है ना। अब अगर आप देखो, सपोज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यहां पे ये जो टारगेट है ये नहीं अचीव कर पाती, नहीं मेंटेन कर पाती, जैसे कुछ बीच में एक इंस्टेंस भी हुआ है जहां पे इन्फ्लेशन का टारगेट हमारा जो है इस बैंडविड्थ के बाहर भी चला गया है ना। तो ऐसे में क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अगर 9 मंथ्स तक, 9 कंसेक्यूटिव मंथ्स और 3 क्वार्टर्स एज यू से, अगर ये टारगेट को ब्रीच में रहती है, दैट इज हमारी इन्फ्लेशन 6% से बाहर या 2% से कम रहती है, देन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी विल इन राइटिंग विल गिव टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि भाई क्यों इन्फ्लेशन टारगेट मिस हुआ और हम क्या करने वाले हैं। दिस इज एज पर सेक्शन 45ZN, है ना। तो ये तो हो गई लीगल बैंकिंग बेसिक नॉलेज एंड हिस्ट्री। अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। देखिए ये जो इन्फ्लेशन टारगेट है 2 to 6% का, ये वन ऑफ इट्स काइंड है, वन ऑफ इट्स यूनिक
एग्जाम्पल है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम देखें इतनी ज्यादा जो ब्रॉड बैंडविड्थ है वो रेयरली कुछ कंट्रीज में देखने को मिलती है, जैसे कि घाना। घाना भी जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बैंडविड्थ है वो आई थिंक 4% के आसपास है ना। इवन साउथ अफ्रीका आई थिंक 3% के आसपास, वो दे टारगेट 3 to 6% के अराउंड दे टारगेट द इन्फ्लेशन, है ना। वही एडवांस इकोनॉमीज में आ जाए तो उनके पास ये बैंडविड्थ का टारगेट नहीं होता। जैसे अगर हम यूएस की इकोनॉमी के बारे में बात करें तो दे कीप, वहां पे कोई टारगेट नहीं, एक्चुअली दे ट्राई टू कीप इन्फ्लेशन अराउंड 2%, है ना। सो वहां पे ये बैंडविड्थ नहीं होती। तो एडवांस इकोनॉमीज में अगर आप देखोगे तो इस तरह की चीजें नहीं है। लेकिन हाँ, इंडिया इज ए ग्रोइंग इकोनॉमी, तो इंडिया को यहां पे फ्लेक्सिबिलिटी, इसीलिए इसको बोला जाता है फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट, क्योंकि यहां पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। लेकिन इस फ्लेक्सिबिलिटी के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं दोस्तों। वो साइड इफेक्ट्स क्या है कि अगर आप देखोगे ये जो 2% है, ये 2 अपने आप में एक बहुत कम नंबर हो जाता है, विच शोज कि इकोनॉमी के अंदर डिमांड जो है वो बहुत लोअर साइड चली गई है, विच इज अगेन नॉट गुड फॉर ग्रोथ। एंड अगर हम 6 की तरफ जाएं तो 6 अपने आप में काफी ह्यूज नंबर हो जाता है, विच शोज हाई इरोडेड वैल्यू ऑफ रुपी और हाई इन्फ्लेशन विच इंपैक्ट्स द पॉकेट ऑफ द कॉमन मैन। महंगाई की मार जो है वो कॉमन मैन को पड़ती है। तो ये जो दो चीजें हैं, ये जो 2 एंड्स हैं, जिनको हम टेल बोल सकते हैं इस फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग के, ये उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, जिसको हम बोलते हैं टेल साइड। लेट मी राइट इट, टेल साइड इफेक्ट्स। ये जो 2 एजेस हैं इनकी अपनी कमियां हैं। तो हम ऐसा फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग रखने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, है ना। देखो उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, इमर्जिंग इकोनॉमी, है ना। वी हैव अ टारगेट टू बी डेवलप्ड बाय 2047। अब क्या है कि देखो हमारे लास्ट ईयर तक जब सिचुएशन थी, वी वर इनटू अ गोल्डीलॉक सिचुएशन। मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था, गोल्डीलॉक मतलब हमारी इन्फ्लेशन वेल कंट्रोल थी, ग्रोथ ऑन दी हायर साइड थी, कंजप्शन बढ़िया चल रहा था, एक कहते हैं ना वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपने पीक पे थी, बैंकिंग भी जो है कोई स्कैम वगैरह नहीं था, है ना, सब अच्छा चल रहा था, प्रॉफिटेबिलिटी एंड एवरीथिंग। लेकिन अभी आप सिनेरियो देखो तो यहां पे सिनेरियो जो है टेबल्स हैव टर्न्ड। ठीक है, क्या है कि हम इन्फ्लेशन, पहली चीज हमें यह समझना पड़ेगा इन्फ्लेशन होती क्यों है ना। इन्फ्लेशन होती है 2 फैक्टर्स की वजह से। इन्फ्लेशन के बेसिकली 2 फैक्टर्स होते हैं, वन इज द डिमांड फैक्टर, है ना, एंड अदर इज सप्लाई। सप्लाई साइड भी 2 फैक्टर्स आ जाते हैं, एक होता है कॉस्ट पुश या सप्लाई ही कम हो जाए, है ना, जिनको हम स्ट्रक्चरल फैक्टर्स भी बोलते हैं इकोनॉमी में। जैसे अगर आपने अभी देखा होगा ये जो ईरान यूएस का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ऑयल की सप्लाई का ग्लोबल शॉक आपने देखा, जिसकी वजह से सप्लाई नहीं हो पा रही तो ऑयल की प्राइस आई जा रही है, सप्लाई हो जाएगी ऑयल की प्राइस कंट्रोल हो जाएगी। तो दैट इज सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट या स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट जिनको हम बोलते हैं। तो इन्फ्लेशन के 2 फैक्टर्स होते हैं, वन इज द डिमांड एंड अदर इज द सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स या स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट या कॉस्ट पुश भी बोल सकते हो, जिसको जैसे इंडिया में आप देखो सप्लाई कम हो गई, ऑयल की प्राइस हाई चली गई, तो उसको हम बोलेंगे इंपोर्टेंट इन्फ्लेशन, क्योंकि ऑयल की वजह से और भी चीजें महंगी हो जाएगी, ऑयल महंगा हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कोई चीज अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रही है तो उसकी बेसिक प्राइस बढ़ जाएगी। तो उसको आप किसी भी तरह से बोल सकते हो, अल्टीमेटली इट इज स्ट्रक्चरल या सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट। ठीक है, ये 2 मेजर फैक्टर्स होते हैं इन्फ्लेशन के। अब इसमें से अगर आप देखोगे इन्फ्लेशन में आरबीआई का रोल सिर्फ डिमांड साइड तक ही होता है। आरबीआई का रोल सिर्फ डिमांड साइड तक होता है। क्यों होता है? क्योंकि डिमांड होती क्यों है, अल्टीमेटली डिमांड क्यों है, आप सोचो, लॉजिक लगाओ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड डिमांड? द अल्टीमेट रीजन बिहाइंड डिमांड इज मनी। आप सोचो ना, इट इज मनी। मनी के बिना कुछ नहीं, मनी के बिना आप कुछ खरीद थोड़ी नहीं सकते हो। तो डिमांड आती क्यों है? पैसे से आती है। पैसा प्रिंट कौन करता है? अल्टीमेटली आरबीआई। तो पैसे की सप्लाई कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। क्या बात समझ में आई? तो दोस्तों यहां पे अगर हम बात करें, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है वो कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट रेट्स को, बेसिकली इसको रेपो रेट या डिफरेंट टूल्स जो होते हैं, है ना, उनका यूज करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है बिटवीन 2 to 6% बाय कंट्रोलिंग द डिमांड। बट इज दिस द राइट वे टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन? देखो यहां पे लास्ट टू लास्ट ईयर आई थिंक अगर आपने देखा होगा, जब शक्तिकांत दास सर का टेन्योर था, तो मैं वहां पे उस थोड़ा सा हिस्ट्री में इसलिए जा रहा हूं, हिस्ट्री इज ऑलवेज रिलेवेंट फॉर द प्रेजेंट कंटेक्स्ट ऑल्सो। तो वहां पे बिकॉज एवरीथिंग वाज परफेक्ट, थोड़ा सा इन्फ्लेशन हायर साइड थी, तो आरबीआई वाज नॉट कटिंग द रेट्स, आरबीआई रेट कट नहीं कर रहा था,
एंड देयर वर मेनी मिनिस्टर्स इन दी सेंट्रल गवर्नमेंट, दे आर पुशिंग कि आरबीआई को रेट कट करना चाहिए, वी नीड ग्रोथ, वी नीड ग्रोथ, वी नीड ग्रोथ। बट देखो अल्टीमेटली आरबीआई इज टास्क विद व्हाट? आरबीआई इज नॉट टास्क विद ग्रोथ। उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। उस कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन, वो फाउंडेशन बिल्ड कर देंगे कि अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है तो उसके बाद दे कैन फोकस ऑन द ग्रोथ। बट आरबीआई इज टास्क, देखो आपकी एक ड्यूटी होती है, आपको अपनी प्राइमरी ड्यूटी निभानी है। आरबीआई का काम ग्रोथ सेकेंडरी है। मैं आपको दिखाता हूं, इसका मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप आरबीआई एक्ट उठा के देखोगे तो वहां पे मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियरली आप मेंशन देखोगे, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू मेंटेन प्राइम स्टेबिलिटी while keeping in mind the objective of growth। तो प्राइमरी जो है वो भैया प्राइस स्टेबिलिटी है, सेकेंडरी इफ दे कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ग्रोथ, ठीक है, तो दे विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ग्रोथ, है ना। उसके लिए मनी सप्लाई बढ़ाना है या कुछ है, तो ग्रोथ के रिगार्डिंग हम आरबीआई पे उंगली नहीं उठा सकते, लेकिन इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग उठा सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्या सिर्फ एक फैक्टर को कंट्रोल करने से आरबीआई पे हम उंगली उठा सकते हैं क्या? क्योंकि सप्लाई में आरबीआई का कोई रोल नहीं है, ठीक है। यहां पे रोल किसका आ जाता है? यहां पे रोल आ जाता है गवर्नमेंट, द फिस्कल पॉलिसी, है ना, द फिस्कल पॉलिसी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन, और हम नहीं कहते, मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, जब ये डिबेट बहुत हाई हो रही थी, जब मैं हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में लेके गया हूं, तो उस समय के गवर्नर साहब का क्या टेक अवे था, उसे मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन द करंट कंटेक्स्ट ऑल्सो, कि भैया मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज अ जॉइंट एफर्ट, और जॉइंट एफर्ट ऑफ whom? Joint effort of RBI as well as सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे फ्री बाई करते ही रहे और उधर आरबीआई रेट हाई करके डिमांड को कंट्रोल करने की कोशिश करे, तो दैट विल हैव नो सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पे दोनों को मिलके काम करना पड़ेगा, है ना, आरबीआई को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। तो यहां से अगर आपको ये पूरा कंटेक्स्ट समझ में आया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, है ना। क्या इस वीडियो में मजा आया? कुछ नई चीज सीखने को मिली क्या? है ना, क्या जो हम जियोपॉलिटिकली ये चीजें देखते हैं क्या वो समझ में आई, है ना। एंड नॉट ओनली जियोपॉलिटिकली, जो बाकी कंट्रीज में कैसे इन्फ्लेशन टारगेटिंग होती है उसका भी मैंने आपको आइडिया दिया। एंड जो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन टारगेटिंग है वो कैसे डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है, व्हाट आर द सिनेरियोज दैट नीड्स टू कीप इन माइंड। तो एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन है, अगर आपको देखो सीधी सीधी वीडियो पसंद आया करे तो देखो यार कमेंट जरूर किया करो, लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब कर लिया करो। बहुत कम लोग होते हैं जो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिया करो। और ये सारी वीडियो आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को बढ़ाएंगी, न्यूज को डिकोड करना सिखाएंगे, एंड ऑटोमेटिकली आपकी जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी, है ना। एंड फॉर मोर सच वीडियोज डू फॉलो आवर चैनल। एंड एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन है कि जो इन्फ्लेशन हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं वो इन्फ्लेशन का कौन सा पैरामीटर है। लाइक वी आर टारगेटिंग होलसेल प्राइस, वी आर टारगेटिंग कंज्यूमर प्राइस, कंज्यूमर प्राइस भी तो कौन सी, है ना, रूरल, अर्बन और कंबाइंड। तो डू लेट मी नो इन द होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं रैप अप। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।